अगला 7 दिन काफी अहम है भारत के लिए, भारत अमेरिकी रिश्ते के लिए, भारत में एप्पल की खेती करने वाले किसानों के लिए, डेयरी का कारोबार करने वालों के लिए और भारत से ज्वेलरी, गारमेंट, चप्पल, जूते जैसे सामान अमेरिका एक्सपोर्ट करने वालों के लिए। क्योंकि ठीक 7 दिन बाद की तारीख है 9 जुलाई। अगर इस 9 जुलाई तक भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील नहीं हुई तो अमेरिका भेजे जाने वाले सभी भारतीय सामान पर 26% की अतिरिक्त एक्सपोर्ट ड्यूटी लागू हो जाएगी या अमेरिका में इंपोर्ट ड्यूटी लागू हो जाएगी। यानी भारतीय सामान अमेरिका बाजार में महंगे हो जाएंगे। अगर ट्रेड डील हो गई तो सवाल ये उठता है कि जिन जिन अमेरिकी सामानों पर हम इंपोर्ट ड्यूटी घटाएंगे उन्हें बनाने वाली भारतीय इंडस्ट्री का क्या होगा। यही वजह है कि भारत के अधिकारी अमेरिका में जमे बैठे हैं ताकि अमेरिका के साथ ट्रेड डील में भारत के हितों का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखा जा सके। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह कहकर हलचल और तेज कर दी है कि भारत के साथ बिल्कुल अलग तरह की डील होने वाली है। लेकिन ट्रंप की हरकतों से दुनिया भारत जैसे देश ही नहीं बल्कि अमेरिका में खुद काफी हलचल है और इसमें सबसे ज्यादा सुर्खियों में है ट्रंप और एलन मस्क के बीच फिर से खिंची तलवार। और ताजा वजह है अमेरिका का वन बिग ब्यूटीफुल बिल, जिससे खस्ताहाल अमेरिका को $3 ट्रिलियन अतिरिक्त खर्च करने होंगे। और इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखा जाए, भारत की रणनीति क्या हो, आवाज अड्डा में आज करेंगे इसी पर चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और चर्चा में शामिल होंगे हमारे साथ विशेष मेहमान, उनसे आपका परिचय कराऊंगा। लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। ट्रंप की दूसरी पारी ना सिर्फ जियोपॉलिटिक्स बल्कि अमेरिका की घरेलू रीति नीति पर भी भारी है। टैक्स और खर्च में बड़े बदलाव करने वाला ट्रंप का वन बिग ब्यूटीफुल बिल बड़े ही थिन मार्जिन 50 के मुकाबले 51 वोट से सीनेट से पास हो गया। ट्रंप चाहते हैं कि 4 जुलाई से पहले कांग्रेस की मंजूरी भी मिल जाए, लेकिन वहां भी मुकाबला कड़ा है। डेमोक्रेट्स के अलावा कुछ रिपब्लिकन भी इसके खिलाफ हैं। कारण ट्रंप ने जहां चाहा वहां खर्च घटा दिया, जैसे कि हेल्थ और ग्रीन एनर्जी में, और जहां चाहा खर्च बढ़ा दिया, जैसे कि डिफेंस और डिपोर्टेशन में। इसी तरह टैक्स में भी बेदर्दी से कटौती हुई। इससे राष्ट्रीय कर्ज में कम से कम $3.3 ट्रिलियन की बढ़ोतरी का अनुमान है। एलन मस्क जैसे ट्रंप विरोधी तो यहां तक कह रहे हैं कि ये बिल अमेरिका की बर्बादी लाने वाला पागलपन साबित होगा। लेकिन भारत के लिए ये बिल उतनी आफत नहीं बना जितनी आशंका थी। रेमिटेंस टैक्स लगा, लेकिन 5% नहीं, सिर्फ 1%। अब भारत और अमेरिका के ट्रेड डील की बारी है, जिसके लिए ट्रंप ने कुछ अच्छी बातें कही हैं। I think we're going to have a deal with India, possibly, and that's going to be a different kind of a deal. It's going to be a deal where we're able to go in and compete. Right now, India doesn't accept anybody in. I think India is going to do that, and if they do that, we're going to have a deal for much less tariffs. लेकिन ट्रंप की बातों का क्या भरोसा, क्योंकि रूस को घेरने के लिए ट्रंप एक बिल लाने वाले हैं जिसमें रूस से कच्चा तेल लेने वालों पर 500% तक टैरिफ लगाने की बात है। जाहिर है भारत और चीन सीधे तौर पर इसकी जद में आएंगे। वैसे भी फिलहाल 9 जुलाई से पहले भारत के साथ सिर्फ एक मिनी डील या अर्ली हार्वेस्ट की बात चल रही है। व्यापक द्विपक्षीय समझौता BTA की उम्मीद सितंबर-अक्टूबर से पहले नहीं की जा सकती। फिलहाल मिनी डील में भी एग्री प्रोडक्ट और लेबर इंटेंसिव गुड्स पर पेच फंसा हुआ है। इसलिए बड़ा सवाल यह है कि काम से ज्यादा टैंट्रम्स में विश्वास करने वाले ट्रंप को भारत आखिर कैसे साधेगा। तो कई सारे मुद्दे हैं, कई सारे हलचल हैं जो आने वाले दिनों में सब पर नजर टिकी रहेगी और उस पर भारत की रणनीति को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए विशेष मेहमान पूर्व विदेश सचिव शशांक जी हैं, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के फाउंडर अजय श्रीवास्तव जी हैं, जेएनयू में सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिसी के चेयरपर्सन प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब हैं, न्यूयॉर्क में अटॉर्नी आनंद आहूजा जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार नरेश कौशिक साहब हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। आप सभी को मेरा नमस्कार। शुरुआत में करूँगा पूर्व विदेश सचिव एम्बेसडर शशांक सर से। शशांक सर, इस जो ताज़ा डेवलपमेंट यूएस में हो रहा है, अब तक तो हम लोग ट्रेड डील की बात कर रहे थे, लेकिन जब से ट्रंप साहब आए हैं लोगों की नज़रें अमेरिका के हर हलचल पे रहती है। तो अभी जो बिग बिल जो लाया गया है, बिग ब्यूटीफुल बिल जिसका नाम दिया गया है, वो कितना ब्यूटीफुल है अमेरिका के लिए और हमें इसको कैसे देखना चाहिए? वास्तव में ये बिल अमेरिका के अपने अंदरूनी मसलों के ऊपर निर्भर करता है। उसमें जो हेल्थ का, जैसे आपने बात करी कि हेल्थ के ऊपर जो है कुछ खर्चा कम होगा, तो इसीलिए
सेनेट में और हाउस में कई मेंबर्स ये कह रहे हैं कि उनके जो है कॉन्स्टिट्यूएंट्स को बहुत नुकसान होने वाला है और उनकी सीट जा भी सकती है। तो कईयों ने तो ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया कि वो अगली बार खड़े ही नहीं होंगे। लेकिन चीज़ ये है कि इसमें अब उनको डिफेंस के ऊपर खर्चा भी करना है और भी कई उनके अपने पसंदीदा प्रोग्राम्स हैं जिसके ऊपर खर्चा करना चाहते हैं, जैसे कि वो अवैध जो बाहर के लोग आए हुए हैं उनको निकालना चाहते हैं। अब ठीक है, उनकी बात है, उनको जो है मेजॉरिटी मिली हुई है हर प्रकार से, पॉपुलर वोट की भी और कांग्रेशनल उसकी कॉलेज वोट की भी। तो मेरे ख्याल से जो इनको भारत को खाली ये अच्छा मानना चाहिए कि भाई जो रेमिटेंसेस जो है, जो भारत इस समय नंबर 1 पर है, रेमिटेंसेस आते हैं। पहले ज़माने में बड़ा मुश्किल था क्योंकि हर स्टेट जो है वो डिसाइड करती थी कितना रेमिटेंस अलाउ करेंगे, किस प्रकार से करेंगे। अब वो अलाउ कर रहे हैं और 1% अगर लगा रहे हैं, तो हमारे ख्याल से ये डिपेंड करता है जो लोग अपने माँ-बाप के लिए या अपने परिवारों के लिए भेजना चाहते हैं पैसा, वो तो भेजेंगे ही। चाहे कम पैसा आएगा वो बात और है। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि अमेरिका वाले कहते हैं देखिए आप पैसा हमारे यहाँ नहीं रखकर भारत में भेजते हैं, वहाँ पे आपको बैंक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट मिल जाता है, तो ये भारतीय बैंक्स जो है फ़ायदा उठा रहे हैं हमारे लो इंटरेस्ट रेट्स का। तो इस प्रकार की बातें होती रहती हैं। तो ये मेरे ख्याल से जहाँ कुछ लोगों को फ़ायदा होगा, कईयों को नुकसान भी होगा, ये बात मानने की है। तो ये तो बिग ब्यूटीफुल बिल की बात है। और आपने जो कहा कि उनके जो पुराने मित्र थे एलन मस्क, उनके इस समय बहुत ज़्यादा है, उनकी तलवारें खिंच गई हैं और वो उनको कई मायनों में उनके खिलाफ एक्शन लेना चाह रहे हैं। अब मालूम नहीं है कि किस प्रकार से बात आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, ये मालूम नहीं कि बात किस प्रकार से आगे बढ़ेगी। अजय श्रीवास्तव साहब, वैसे तो आप ट्रेड मामले पे ज़्यादा पैनी नज़र रखते हैं, लेकिन ट्रेड अपने आप में आइसोलेटेड टॉपिक है नहीं। तो ये जो ट्रंप और एलन मस्क के बीच में जो विवाद बढ़ गया है, बात यहाँ तक आ गई कि आपको साउथ अफ्रीका डिपोर्ट करने की भी संभावना से इनकार नहीं कर सकते हैं। तो ये सिर्फ एक कह सकते हैं कि क्षणिक है या फिर इसका कुछ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? देखिए, बात दोनों की अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही है। ट्रंप का जो पर्पस है वो अमेरिका को थोड़ा और पावरफुल बनाना है। पावरफुल कैसे बनेगा? हेल्थ में खर्च करके नहीं बनेगा, उनकी प्रायोरिटीज़ अलग हैं। वो चाहते हैं कि मिलिट्री के ऊपर, आर्म्स के ऊपर खर्चा हो, जैसे चाइना के ऊपर जाएं वो। इस तरह की उनकी प्रायोरिटीज़ बिल्कुल अलग हैं अमेरिका को ग्रेट बनाने के लिए। तो इमिग्रेशन रोका जाए तो उनकी जो 2-3 प्रायोरिटीज़ हैं उसके ऊपर वो स्पेंडिंग कर रहे हैं। बाकी जो हम लोगों को लगता है करना चाहिए सोशल फील्ड में, हेल्थ में, एजुकेशन में, उसमें वो नहीं कर रहे हैं, उनकी प्रायोरिटी नहीं है। अब रही बात मस्क की, तो मस्क साहब बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि डेट अमेरिका का इतना है और बढ़ेगा तो अमेरिका को प्रॉब्लम होगी, डॉलर कोलैप्स होगा, रिजर्व करेंसी स्टेटस को प्रॉब्लम आएगी। लेकिन मस्क की बात की प्रॉब्लम क्या है कि ट्रंप सीधे उनको एक्यूज़ कर रहे हैं कि ये सब मस्क इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनकी भी हम सब्सिडी कम करने वाले हैं, केवल इसी वजह से वो कर रहे हैं। तो दोनों के अपने पर्सनल इंटरेस्ट हैं और वो हर्ट हो रहे हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे को कर रहे हैं। किसी का कोई पर्पस नहीं है अमेरिका को ट्रूली ग्रेट बनाने का, ना मस्क का ना ट्रंप का। दोनों की अपने प्रायोरिटीज़ हैं और अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से वो बहुत ही एसोटेरिक वे में खेल रहे हैं। मस्क अपने को ग्रेट बनाने की कोशिश कर रहे होंगे और ट्रंप के अपनी यहाँ पर रणनीति है। लेकिन ट्रंप ने कहा भी कि मैं ये जो बिल लाने जा रहा हूँ उसमें इलेक्ट्रिक कार पे इंसेंटिव को ख़त्म कर देंगे। ये मस्क को पहले से पता था और पता होने के बावजूद उन्होंने मुझे अपने यहाँ चुनाव में समर्थन किया था और अब अचानक से कह रहे हैं जी ये तो बिल बड़ा ख़तरनाक है जी। ये शायद ट्रंप साहब को नागवार गुजर रहा है। आनंद आहूजा साहब, आप तो न्यूयॉर्क में बैठे हैं, वहाँ क्या फील आ रही है? लक्ष्मण जी, जैसे आपने और आपके पैनलिस्ट ने अभी बात की, काफी हद तक जो है ये बात सही है कि नंबर 1 के मस्क को पता था ये पहले ही कि ये ईवी के ऊपर जो सब्सिडी है वो कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी, और ये जानते हुए भी उन्होंने ट्रंप को सपोर्ट किया। लेकिन इस उम्मीद से किया था कि शायद ट्रंप को इतना पैसा देने के बाद, उन्होंने ट्रंप की इलेक्शन के अंदर $250 मिलियन लगाए थे, तो उन्होंने ये सोचा था कि शायद वो उसको ट्रंप को इन्फ्लुएंस कर लेंगे, और खासकर जब वो डॉज के इंचार्ज बने तो उनको ये कन्विक्शन हो गया था कि वो ट्रंप को इस बात पे कन्विंस कर देंगे कि वो जो ईवी के ऊपर है वो सब्सिडी ना हटाएं। लेकिन ट्रंप जो हैं वो अपना करते हैं, उन्होंने अपना पॉलिटिकल कैरियर देखना है, उन्होंने
मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूं कि ना ट्रंप ना मस्क जो है अमेरिका ग्रेट में बिलीव करते हैं, बल्कि अपना अपना एजेंडा देख रहे हैं। नहीं, ट्रंप के लिए कोई आगे पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं है, ट्रंप इसके बाद दोबारा प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हैं। तो ट्रंप के लिए सिर्फ एक ही मुद्दा है कि मैंने अमेरिका को ग्रेट बनाना है। तो ट्रंप ने एक ये जानते हुए भी कि मस्क ने उनको सपोर्ट किया, वो मस्क के एहसानमंद रहे, यहाँ तक कि जब मस्क जाने लगे तो उन्होंने मस्क को व्हाइट हाउस की चाबी भी दी, तो उसका एहसान वो नहीं भूल रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही वो ऐसा भी नहीं करना चाहते हैं कि जिससे अमेरिका का इंटरेस्ट जो है वो कंप्रोमाइज हो। अगर उन्होंने अमेरिका के अंदर ड्रिल बेबी ड्रिल का नारा लगाया है कि हम यहाँ पे पेट्रोल अपना निकालेंगे और हमें जो है ईवी व्हीकल्स की जरूरत नहीं है, और ग्रीन एनर्जी का उन्होंने पूरे बिल के अंदर ही पैसा कम किया है। तो इससे मस्क को पहले पता था, और मस्क मेरे हिसाब से ये वन बिग ब्यूटीफुल बिल जो है ये मस्क के लिए एक एक्सक्यूज बन गया है। असली मुद्दा जो था, जो इनके बीच में रहा है, वो पावर, ईगो और प्रेस्टीज का आ गया कि मैंने आपको सपोर्ट किया, इसके बदले में मुझे क्या मिला। तो मेरे हिसाब से ये मस्क ने एक बहुत ही गलत किस्म की गेम खेली है, और इसके लिए वो काफी उनको नुकसान होगा। देखिए, पहले जो है मस्क की जो कारें हैं, टेस्ला को लोग जला रहे थे, टेस्ला के जो डीलर्स शॉप्स को आग लगा रहे थे, वो लोग लगा रहे थे जो एंटी ट्रम्प थे। अब वो लोग कारों को आग लगाएंगे जो प्रो ट्रम्प हैं, जो मागा के सपोर्टर्स हैं। तो बेसिकली एज ए बिजनेसमैन मैं कई बार सोचता हूँ कि मस्क जैसा इंटेलिजेंट सक्सेसफुल बिजनेसमैन दुनिया के अंदर शायद ही कोई दूसरा हो। नंबर 1 पे इस वक्त मिस्टर मस्क हैं, एलन मस्क हैं। लेकिन कई बार इतना इंटेलिजेंट आदमी होते हुए भी, इतना वेल्दी आदमी होते हुए भी, क्या इतनी बेवकूफी कर सकता है कि दोनों तरफ से मार खाए, डेमोक्रेट से भी मार खाए और मेगा सपोर्टर से भी मार खाए। तो उन्होंने एज ए बिजनेसमैन क्या सोच के ये इस वक्त पंगा ले लिया कि मैं ट्रंप के अगेंस्ट हूं। अगर उन्होंने कुछ करना भी था तो अक्लमंद आदमी ये करता कि जब 2026 के अंदर नवंबर में इलेक्शन होने थे, वो उस वक्त ये स्टेटमेंट देते कि मैं अब उन लोगों को सपोर्ट करूंगा जिन्होंने इस बिल के अगेंस्ट वोट डाला था, जिन लोगों ने इस बिल के फेवर में वोट डाला था, मैं उनको उनके अगेंस्ट अपने कैंडिडेट खड़ा करूंगा। लेकिन इस वक्त ऐसी स्टेटमेंट देना मेरे हिसाब से मस्क के लिए ये एक खुदकशी के अलावा और कोई नहीं है। खुदकशी के अलावा कुछ और नहीं है। हालांकि नरेश कौशिक साहब हैं और स्वर्ण सिंह साहब हैं, दोनों के पास मैं जाऊंगा, लेकिन एक सवाल आहूजा साहब और आपको पूछूं, क्योंकि आप वहाँ के पॉलिटिक्स, इंटरनल पॉलिटिक्स को समझते हैं। चूंकि एलन मस्क में भी लोगों की दिलचस्पी काफ़ी ज़्यादा रही है, तो क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या कोई 1% भी पॉसिबिलिटी है कि एलन मस्क साउथ अफ्रीका चले जाएँ? क्योंकि जब ये सवाल पूछा गया तो ट्रंप ने क्या कहा, पहले सुन लेते हैं, फिर आपका रिएक्शन इस पर लूँगा। I don't know. I think we'll have to take a look. We might have to put Doge on Elon. You know what Doge is? Doge is the monster that might have to go back and eat Elon. Wouldn't that be terrible? He gets a lot of subsidies, Peter. But Elon's very upset that the EV mandate is going to be terminated. And you know what? When you look at it, not everybody wants an electric car. आहूजा साहब, सुना आपने? ये तो एक बड़ा ही कह सकते हैं कि हाँ नहीं, आपका जो सवाल था कि क्या वो डिपोर्ट हो सकते हैं साउथ अफ्रीका में। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स की इमिग्रेशन के हिसाब से सिटीजनशिप लेना एक बहुत मुश्किल प्रोसेस होता है, लेकिन सिटीजनशिप को रिनाउंस करना या सिटीजनशिप को किसी से छीन लेना, वो उससे भी मुश्किल प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि आप प्रेसिडेंट हैं, आपने एक स्टेटमेंट दे दिया कि मैं आपकी सिटीजनशिप ले लूंगा। जुडिशियल प्रोसेस होता है, उसके थ्रू आपको जाना होता है, और अगर आपने कोई क्राइम भी किया है तो भी आपकी यूएस सिटीजनशिप आप नहीं ले सकते हैं। हाँ, अगर आपने ग्रीन कार्ड है तो आप हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स, शायद यही वजह है कि साउथ अफ्रीका के अखबारों ने इस पूरी खबर को एक जस्ट पॉलिटिकल ड्रामा का नाम दिया। उन लोगों ने भी बहुत इसको सीरियसली लिया नहीं। हमारे साथ स्वर्ण सिंह साहब हैं। स्वर्ण सिंह साहब, इस पूरे घटनाक्रम को, चूंकि जब हम अमेरिका को ग्रेट बनाने की कोशिश में ट्रंप लगे हुए हैं, ट्रंप अपना जो डेट लिमिट है उसको बढ़ा रहे हैं, 4 ट्रिलियन तक ले जा रहे हैं। जब यूएस के ऊपर इतना ज़्यादा डेट आएगा तो आपको लगता है इसका असर
ज्यादा व्यापक होने वाला है? देखिए, बजट के नजरिए से अमेरिका को वापस ग्रेट बनाने के लिए 2 या 3 बड़ी चुनौतियां राष्ट्रपति ट्रंप के सामने हैं। सबसे पहले तो कोविड के समय में जब पहला कार्यकाल था, तो उन्होंने देखा कि दुनिया चीन पर बहुत निर्भर है, सारा उत्पादन चीन में होता है, तो सप्लाई चेन्स को दूसरे तरीके से बनाकर फ्रेंड शोरिंग और ऑन शोरिंग की बात हुई है। तो वो अपने यहाँ घरेलू उत्पाद को बढ़ाना चाहते हैं, उसको प्रतिस्पर्धा में और भी कंपेटिटिव बनाना चाहते हैं। पहली तो उनकी ये कोशिश है। दूसरी कोशिश उनकी ये है कि जितना हमारा देखिए 133% से ज्यादा उनका डेट बढ़ गया है। 36.2 ट्रिलियन डॉलर उनका इस वक्त डेट है, इस वक्त उनका। तो ये भी उनके लिए चिंता का विषय है। और सबसे बड़ा जो उनको चिंता का विषय लगता है वो उनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो घाटा है। आज अमेरिका का करीब 1 ट्रिलियन से ज्यादा व्यापार में घाटा है, और सबसे बड़ा घाटा उनका चीन के साथ है, 300 बिलियन डॉलर के लगभग। तो ये चिंताएं उनको मन में है, जो उनको अमेरिका को ग्रेट बनाने में सामने चुनौती की तरह से खड़ी हैं। और उसके लिए उन्होंने ये जो 1000 पेज से ज्यादा बड़ा लेजिस्लेशन तैयार करवाया है, वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट जिसको हम कह रहे हैं, वो उसमें ये पैकेज माना जा रहा है कि जितने भी उनसे पहले, चाहे प्रेसिडेंट ओबामा का पैकेज हो या जॉर्ज बुश जूनियर का पैकेज हो, या उनके पहले कार्यकाल के कुछ टैक्स कट्स हो, उन सब से भी बड़ा एक पैकेज है। पर इनकी जो रणनीति इन चुनौतियों से लड़ने की है, उस पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। उनके विरोधी दल के डेमोक्रेटिक पार्टी के चैक शुमर तो उनको पूरी तरह से क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पर उनके अपने रिपब्लिकन जो सांसद हैं वहां के, वो भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आप देखें कि अपर हाउस सेनेट में ये बराबर 50-50 वोट हो गए थे, टाई हो गया था। जब उपराष्ट्रपति ने अपना टाई ब्रेकर वोट डाला, तब ये सेनेट में पास हो पाया। और इसी तरह का एक मसौदा, इसका अर्लियर ड्राफ्ट हाउस में भी आया था। हाउस में 8 की संख्या ज्यादा है इनके पास, रिपब्लिकन्स के पास, पर वहां भी मई में 1 वोट से ये लोग जीते थे। तो ये जो इनकी रणनीति है, जिसका नतीजा ये कि वहां की जो टैक्स रेवेन्यू है जो सरकार जनरेट करती है, उसमें 4.5 ट्रिलियन डॉलर का घाटा पड़ने वाला है। उसको बचाने के लिए ये कुछ जो स्पेंडिंग में कट कर रहे हैं, वो 1.2 ट्रिलियन डॉलर स्पेंडिंग में कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं उसके लिए। तो ये सब जो रणनीति है, वो मुझे लगता है उस पर बहुत सवाल उठ रहे हैं। पर उनकी जो चिंताएं हैं वो जरूर एक तरह से ठीक हैं, सीरियस हैं। पर उसको जिस तरह से उन्होंने पहले टैरिफ बढ़ाकर कोशिश की अपने जो व्यापार का घाटा है ठीक करने की, उसमें अभी तक उलझे हुए हैं, बार बार उसमें पॉज लगाते हैं, कम करते हैं। तो क्या ये नए जो लेजिस्लेशन में नए इनिशिएटिव है, ये कुछ असरदार होंगे और नहीं होंगे? मुझे लगता है इस पर भी काफी शंका है और प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। हो सकता है इनमें फिर से फेरबदल आएगा। नरेश कौशिक साहब, चिंताएं जायज हैं, लेकिन चिंताओं को दूर करने का जो तरीका इन्होंने अपनाया है, उसकी बड़ी आलोचना हो रही है, और यहां तक कि उनके अपने ही लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं। तो कितना सस्टेनेबल या स्थायी कह सकते हैं कि इनकी पॉलिसी रहने वाली है? देखिए, ट्रंप कभी भी लड़ाई हारना नहीं चाहते हैं, और ये उनकी जीवन की, राजनीतिक जीवन की, मुझे लगता है सबसे बड़ी चुनौती है। अगर ये आप दूसरे कार्यकाल में देखें, पिछले जब से वो सत्ता में आए हैं जनवरी से, तब से उन्होंने सारी लड़ाइयां जीती हैं, जो भी उन्होंने चाहा है वो किया है। लेकिन ये एक ऐसा बिल है कि जिसमें वो वाकई हार सकते हैं। जैसा कि हमने देखा कि कल रात जो सेनेट में वो सिर्फ 1 वोट से जीते हैं, और इसमें कांग्रेस ने एक बार इसको पास कर दिया था, तो कांग्रेस के पास ये दोबारा इसलिए आया है कि सेनेट में पास कराने के लिए कुछ उसमें तब्दीलियां करनी पड़ी थी, और वो तब्दीली ये कांग्रेसमैन जो कि इसमें वोट देने वाले हैं, वो उसके लिए तैयार नहीं है। सिर्फ 4 कांग्रेसमैन अगर इसके खिलाफ वोट डालते हैं, तो
ट्रंप हार जाएंगे। तो इससे आप समझ लीजिए कि कितने ज्यादा इनके सामने स्टेक्स हैं, ये कितनी बड़ी राजनीतिक चुनौती है। अब जो इनकी जो ट्रंप की जो पॉलिटिकल पार्टी है रिपब्लिकन, वो कई धड़ों में बटी हुई है। एक धड़ा तो उसमें है जो रेगन कंजर्वेटिव हैं, जिनको लगता है कि ये फिजिकली कंजर्वेटिव, ये फिजिकली रिस्पॉन्सिबल बिल नहीं है, क्योंकि इससे वित्तीय घाटा काफी बढ़ेगा, बजट घाटा इससे काफी बढ़ेगा, तो वो इसके खिलाफ हैं। दूसरा जो वर्ग, वो बहुत कम मार्जिन से चुनाव जीते थे, अगर वो इस बार हार गए, और उसकी वजह क्या है कि ये जो इसमें जो मेडिकेड वाला जो है, जो स्वास्थ्य सुविधाएं जो सरकार की तरफ से जो मिलती हैं गरीब लोगों को अमेरिका में, उसमें काफी बड़े पैमाने पर कटौती हो रही है। लेकिन ट्रंप की मजबूरी ये है कि ट्रंप ने जो पहली टर्म में जो अपने जो टैक्स कट्स जो लागू किए थे, वो अभी खत्म होने वाले हैं। अगर ये बिल पास नहीं हुआ तो ये ट्रंप के जो टैक्स कट्स हैं, ये जो है खत्म हो जाएंगे, और उनको वो मुंह दिखाने लायक वो नहीं रहेंगे। और इनके जो समर्थक हैं, जिनको वो जिताना चाहते हैं अगले साल जो चुनाव होने वाले हैं मध्यवर्ती, उसमें वो नहीं जिता पाएंगे। तो जो लोग इनके खिलाफ वोट डालने की बात कर रहे हैं, उनको वो धमका रहे हैं। तो लेकिन यही तरीका मस्क के अपना रहे हैं। मस्क ये कह रहे हैं कि आप जिन लोगों के लोग अगर इसके फेवर में वोट डालते हैं, तो मैं उनको हराऊंगा। उनके खिलाफ, यानी जो ट्रंप कर रहे हैं वही मस्क भी करने को तैयार हैं। तो ट्रंप के लिए इस समय सच में एक बहुत बड़ी राजनीतिक समस्या है, और वो 4 जुलाई तक अमेरिका की स्वतंत्रता दिवस के समय तक इसे पास कराना चाहते थे, जिसकी मुझे नहीं लगता संभावना है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं रिपब्लिकन पार्टी में कि आप अगर कराने चाहते हैं तो जरा सा इंतजार कीजिए, जरा हम एक दूसरे से बात कर लें, जरा समझा लें। लेकिन ट्रंप जो है अपनी पर अड़े हुए हैं। उनको लगता है कि फ्राइडे तक, यानी इसी शुक्रवार तक बिल उनके ऑफिस में आ जाए और वो उस पर दस्तखत कर दें और ये कानून बन जाए। लेकिन इसकी संभावना अभी मुझे नहीं लगती। लेकिन ये जो आपने जो एक्सप्लेन किया, शशांक सर, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि सब लोगों की बातों से एक बात साफ है कि ट्रंप के लिए घरेलू मोर्चे पर राजनीतिक और आर्थिक दोनों चुनौतियां हैं, और उस चुनौती से पार पाना आसान नहीं होगा। तो इसका असर, जो ट्रंप एक नया राग छेड़े हुए हैं कि 9 जुलाई से पहले पहले हम ट्रेड डील पे करेंगे कई देशों के साथ, भारत में उसमें शामिल है, तो इस ट्रेड डील पर उसका असर दिखेगा क्या? क्योंकि इस ट्रेड डील के जरिए एक तो आर्थिक चुनौती को दूर करने की कोशिश करेंगे, दूसरा जो घरेलू मोर्चे पर राजनीतिक जो आलोचना हो रही है उसको भी कुछ हद तक वो मिनिमाइज कर सकेंगे। नहीं, इसमें भारत ने जो है हमेशा कहा है कि हम अमेरिका के साथ में समर्थन में इंडो पैसिफिक में मिलजुल कर काम करना चाहते हैं। तो एक तरीके से हम दोनों के दोनों देश चीन को एक एडवर्सरियल दिशा में देखते हैं, तो वो सब ठीक है। लेकिन अब ये ट्रंप का जो सबसे ज्यादा जो उनका अमेरिका का डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट, वो चीन से ही है। अब चीन के सामने उनकी बात अभी तक बन नहीं पाई है। उन्होंने अनाउंस तो कर दिया है कि हमारा एग्रीमेंट हो गया है, लेकिन चीन ने अभी तक उसको अनाउंस नहीं किया पब्लिकली। और जिस तरीके से रेयर अर्थ के ऊपर, या चीन ने जिस तरीके से रोक लगा दी अमेरिकन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो मेरे ख्याल से उससे जो ट्रंप साहब के सपोर्टर्स हैं उनमें काफी चिंता है। ऐसे समय में भारत कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से इन दोनों चीजों के बीच में हमारे जो इंडो पैसिफिक के सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, और दूसरा जो हमारे ट्रेड के मसले पर हम लोगों को अपने चिंताएं हैं कि हमारे जो एग्रीकल्चरल वर्कर्स हैं या हमारे डेयरी वर्कर्स हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके ऊपर असर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो सरकार को जो है हमारे यहाँ अस्थिर कर सकता है। तो इसलिए मेरे लगता ये है कि किसी ना किसी तरह से बात बनेगी, लेकिन अभी कहना मुश्किल है कि क्या कोशिश पूरी तरह से सीरियसली हो रही है, क्योंकि दोनों तरफ के लोग कह रहे हैं कि बहुत सीरियस तरीके से इसमें जो है हम एंगेज कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कोई ना कोई रास्ता निकालें। तो अभी मेरे पास कोई इस समय की ऐसी कोई खबर नहीं है, क्योंकि हमारे डेलीगेशन शायद यही बोला है कि जो पहली बार इसका वो निर्णय सुनाएंगे वो ट्रंप साहब ही सुनाएंगे। तो मुझे लगता ही है कि अल्टीमेटली वो कहते हैं कि जो फाइनल डिसीजन है वो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ ही है, उनके ऊपर निर्भर करता है कि क्या निर्णय वो लेंगे।
उनके ऊपर निर्भर करता है। अजय श्रीवास्तव जी, ट्रंप का ये बयान आना, खासतौर से अभी 24 घंटे भी नहीं हुए, कि ये जो भारत के साथ डील होने वाली है ये डिफरेंट काइंड ऑफ ए डील है, हो सकती है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ ए डील मतलब लगता है दुनिया के बाकी देशों के साथ जो डील करेंगे उससे कुछ अलग भारत के साथ होने वाला है। आप क्या समझ पा रहे हैं, डिफरेंट काइंड का मतलब क्या माना जाए? देखिए, डिफरेंट डील्स तो हैं, न केवल भारत के साथ बल्कि सबके साथ जो मिस्टर ट्रम्प की डील्स हैं वो डिफरेंट हैं। ये नॉर्मल एफटीए नहीं है। जो नॉर्मल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट निगोशिएशंस होते हैं वहाँ दोनों साइड्स अपने अपने टैरिफ्स कम करते हैं, एमएफएन टैरिफ्स जो हम बोलते हैं, नॉर्मल टैरिफ्स। यहाँ पर जो अमेरिका है वो अपना एमएफएन टैरिफ कम नहीं कर रहा है, इंडिया अपना एमएफएन टैरिफ कम कर रहा है। और अमेरिका कह रहा है कि एफटीए अगर करोगे तो आपके ऊपर वो जो कंट्री स्पेसिफिक टैरिफ था 26%, वो नहीं लगा के उसकी जगह हम 10% लगाएंगे। तो बिल्कुल डिफरेंट है, ये जो नॉर्मल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। तो ट्रम्प साहब शायद उनका मतलब ये नहीं होगा जो मैं बता रहा हूँ डिफरेंट से, लेकिन मेरे हिसाब से ये डिफरेंट है, वो बिल्कुल सही है अगर उनकी बात हम इतना मानते हैं तो। अब देखिए, अमेरिका के गुड्स आएंगे, एक बार एफटीए हो गया, जीरो टैरिफ पर इंडिया में। ऑफ कोर्स हम अगर एग्रीकल्चर डेयरी जैसी चीज़ें नहीं खोलेंगे, बाकी चीज़ें उनके सब जीरो में आएंगे। हमारे जाएंगे फुल अमेरिकन टैरिफ प्लस 10% में। तो ऐसा कभी नहीं हुआ, ये सब डील्स जो हैं डब्ल्यूटीओ इनकम्पेटिबल रहेंगे। और मुझे लगता है कि मिस्टर ट्रम्प के जाते ही ये सब हट जाएंगे, क्योंकि शायद नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन खुद ही हटा देगा ये कंट्री स्पेसिफिक टैरिफ्स, क्योंकि कांग्रेशनल इसमें अप्रूवल नहीं हुआ है। ये खुद ही हटा देगा। लेकिन एक चीज़ जो अभी जो डील होने की बातचीत की जा रही है, जो हम लोग संकेत मिल पा रहे हैं, वो कि सबसे ज़्यादा जो खींचतान हो रही है, फिर जिस पे भारत समझौता करने को तैयार नहीं है, वो ख़ासतौर से एग्रो प्रोडक्ट को लेकर के, डेयरी प्रोडक्ट को लेकर के। उस पर अभी तक डेयरी सेक्टर में मिसाल के तौर पर किसी विदेशी कंपनी को या फिर प्रोडक्ट को अलाउ नहीं किया गया है। यूएस चाहता है कि हमें आने की छूट दीजिए। तो आपको लगता है कि कोई बीच का रास्ता है या फिर नहीं, भारत इसमें किसी भी तरह का कोई राजनीतिक जोखिम नहीं लेना चाहेगा? अजय सर, मिस्टर ट्रम्प का सारा कुछ ये जो शुरू हुआ था प्रोग्राम कंट्री स्पेसिफिक टैरिफ्स का, वो ये था कि और देश हमारे प्रोडक्ट लेते नहीं हैं, इसलिए हमारी ट्रेड डेफिसिट बहुत अधिक हो रही है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपका जो 95% एक्सपोर्ट इंडिया को है वैल्यू वाइज, हम उसमें टैरिफ ज़ीरो करने को तैयार हैं। ये सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, तो उनका जो ट्रेड डेफिसिट अपने आप ही कम होना चाहिए आइडियली। तो हम इंडिया कह रहा है कि हम सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स पर टैरिफ ज़ीरो करेंगे, और वो उससे उनका 95% जो एक्सपोर्ट है वो ज़ीरो पर हो जाएगा। एग्रीकल्चर और डेयरी लेस देन 4% ऑफ अमेरिकन प्रोडक्ट्स है, अमेरिकन एक्सपोर्ट्स हैं इंडिया के ऊपर। तो ये हमारे यहाँ ये ट्रेड सब्जेक्ट है नहीं, हम लोग लेस एफिशिएंट हैं, प्रोडक्टिविटी कम है। दूसरे साइड में अमेरिकन जो एग्रीकल्चर है वो हाईली सब्सिडाइज्ड है। तो हमारे लिए ये लाइवलीहुड इशू है 700 मिलियन 70 करोड़ फार्मर्स के लिए। तो हमारे लिए ट्रेड इशू है नहीं एग्रीकल्चर और डेयरी, इसको छोड़कर हम बाकी चीज़ों पर जीरो करने को तैयार हैं, और वो इट शुड मेक देम हैप्पी, लेकिन वो अभी खुश नहीं दिख रहे हैं। वो कुछ नहीं कर रहा है। इसमें शशांक सर, अगर हम डेयरी प्रोडक्ट में कोई रिलीफ नहीं देते हैं यूएस को, एग्रो प्रोडक्ट में कोई रिलीफ नहीं देते हैं यूएस को, तो यूएस के माइंडसेट को आपने पढ़ा होगा, क्या लगता है कि वो तैयार होगा? क्योंकि अभी तो अपर हैंड यूएस का है कि हमने लगा रखे 26% ड्यूटी वापस लगा देंगे, और बाकी देश भी आप नहीं देंगे तो मैं आपको पनिश कर सकता हूँ, ये अधिकार लेके चल रहा है वो। तो इतना बार्गेन करेगा कि हमें झुकने को मजबूर कर देगा कि नहीं? देखिए, मैं इसीलिए कह रहा था कि हमारी ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी अमेरिका के साथ में, खासकर इंडो पैसिफिक रीजन में, और जो मेन उनका जो डेफिसिट है वो हमारे साथ नहीं है। क्योंकि अगर हमारे सारे कमोडिटीज़ को ऐड कर दिया जाए, सारी सर्विसेज को ऐड कर दिया जाए, तो मेरे ख्याल से अमेरिका को जो है वो उनका सरप्लस ही है पूरे तरीके से, अगर पूरा अकाउंट देखा जाए। तो एक प्रकार से ये चीज़ रॉयल्टी वगैरह जोड़ दे तो और सरप्लस हो जाएगा। जी, तो मेरे ख्याल से चीन का मसला है इसमें बीच में, और कहीं ना कहीं रास्ता उनको ये ढूंढना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप भारत के साथ रख के चलनी है। दूसरी तरफ चीन को हमें भारत को अपने साथ में लेकर चलना है। तीसरी बात यह है कि रूस के खिलाफ भी जो कुछ इस तरह की वहाँ पे बिल्स आ रहे हैं रूस को परसुएट करने के लिए यूक्रेन युद्ध पे, तो वो भारत के खिलाफ भी उसमें कई सारे 500% की टैक्स की ड्यूटी चल रही है, टैरिफ की बात, वो अभी पास नहीं हुआ है।
लेकिन ये सब चीज़ों में मेरे ख्याल से ट्रम्प साहब को ये देखना होगा कि लॉन्ग टर्म में जो है हमारे रिश्ते किस तरीके से ज़्यादा अच्छे रहेंगे भारत के और अमेरिका के, क्योंकि वो हम लोगों को मालूम है कि लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप जो है सेंचुरी की वो हमारी आपस में बननी है। सिर्फ बात ये है कि बहुत सारे इसमें अभी वीक पॉइंट्स आ जाते हैं, जैसे पाकिस्तान को वो कहते हैं फेनोमिनल पार्टनर है, बहुत ही ब्रिलियंट वहाँ के मिलिट्री लीडर्स हैं, तो वो भारत को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि उससे उनको लगता है कि ये जो है जो आतंकवाद फैलाने वाले हैं और जो आतंकवाद से सफर हो रहे हैं उनको बराबर बराबर ट्रीट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा इसमें बातचीत चलती रहेगी सब चीज़ों के ऊपर, और भारत नहीं चाहता है कि रूस जो है वो चीन के किसी दबाव में आए। तो इसी तरीके से हमें रूस के साथ भी संबंध बना के चलना है, जो कि ट्रम्प साहब को अमेरिका को सोचना होगा कि लॉन्ग टर्म में भारत के कोई लेगेसी इंटरेस्ट है और कुछ ऐसे इंटरेस्ट हैं जिसमें हम सोचते हैं कि चीन को पूरे तरीके से हावी नहीं होने देना है यूरेशिया रीजन में। हालांकि रूस इसमें एक बड़ा मुद्दा आएगा जिस पे मैं आगे चर्चा करूंगा, क्योंकि वहीं के एक सेनेटर ने बयान दिया है कि ट्रंप ने उनको बताया कि वो एक सैंक्शन बिल लाने जा रहे हैं जिसके तहत जो लोग रशिया से ऑयल खरीदेंगे उन पर 500% ड्यूटी लगा दी जाएगी। अब चीन और भारत भी रशिया से ऑयल खरीदते हैं, तो क्या यहाँ भी ड्यूटी लगेगी, इस पर मैं चर्चा करूँगा। लेकिन एक बात जो आपने कही कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एक है, दूसरा हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी यूएस के साथ है। इस लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए ट्रेड डील में कंसीडर किया जाएगा इस एस्पेक्ट को कि नहीं? स्वर्ण सिंह साहब, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि सबसे पहले तो आप उनके जो टैरिफ बढ़ाने की रणनीति है उसको देखें, तो चीन के ऊपर 140% से ज्यादा उन्होंने टैरिफ लगाए थे, फिर उन्होंने वो वापस ले लिए। ठीक उसी तरह से बाकी देशों पर भी, अपने दोस्त देशों के साथ, हिस्सेदार देशों के साथ भी उन्होंने टैरिफ बढ़ाए थे, फिर 90 डेज का पॉज लगा दिया। तो अभी तक उनकी ये रणनीति जो है वो सफल होती हुई नजर नहीं आई है। तो क्या वो ये 500% का टैरिफ लगाएंगे या कैसे लगाएंगे? मुझे लगता है उनका जो तरीका है मैक्सिमम प्रेशर का डील बनाने के लिए, वो ये कोशिश करता है कि अपनी बात को जबरदस्ती मनवा लें तो अच्छा है, पर हर बार ये सफल नहीं होते हैं। आप देखिए उनकी 3 जो शिखर वार्ताएं नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन के साथ हुई थी, उसका नतीजा 0 रहा। तो ये नहीं कि राष्ट्रपति ट्रंप अपनी बात मनवाने में हर बार सफल होते हैं। और जब भारत की बात आती है, तो चाहे वो कृषि क्षेत्र की बात हो, चाहे वो डायरी क्षेत्र की बात हो, आपको याद होगा एक 16 देशों का रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो था, उसमें भारत ने आखिर मिनट में आकर कहा था हम इसमें शामिल नहीं होंगे, क्योंकि यही सब चीजें, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और अपने वोटर्स का भी नेतृत्व को ध्यान रखना होता है। तो एक हद तक जाहिर है कि भारत इस साल के बजट से शुरू करके लगातार संकेत दे रहा है अमेरिका को कि हम उनसे तालमेल बनाने में, टैरिफ नीचे करने में, उनकी वहां से इंपोर्ट करने में पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। पर उसका तरीका इस तरह से टैरिफ बढ़ाने का नहीं है। उनको अपना उत्पादन जो है उसको कंपेटिटिव बनाना होगा, तब उनका जाके एक्सपोर्ट बढ़ेगा। इस तरह से डरा धमका के किसी का एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम प्रेशर की स्ट्रेटजी है। और आप देखेंगे कि 9 जुलाई से पहले जो भी कुछ ना कुछ एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट बनेगी, उसमें दोनों तरफ से तालमेल होगा। और कोशिश ये होगी कि जो बड़ी तस्वीर है, जिसमें आप मोटे तौर पे देखें कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा उपकरणों का निर्यातक है और भारत सबसे बड़ा आयातक है, उस तरफ भी कुछ आपस में तालमेल बन सकता है, आदान प्रदान हो सकता है उसमें भी। और एनर्जी के सेक्टर में भी, जैसे वो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की बात होती है, तो और नए आयाम ढूंढे जाएंगे। यहाँ व्यापार को संतुलन लाने में, कम से कम कमोडिटी जो ट्रेड है उसमें संतुलन लाने की कोशिश हो। पर मुझे लगता है, जैसा शशांक साहब कह रहे हैं, कि बड़ी चिंता चीन के साथ है, भारत के साथ उतनी बड़ी चिंता नहीं। हालांकि उनका मैक्सिमम प्रेशर सभी देशों के साथ वो इस्तेमाल करते हैं, चाहे दोस्त हो, चाहे एडवर्सरी हो, कंपेटिटर हो, सबके साथ एक ही रणनीति अपनाते हैं वो। पर वो अभी तक तो मुझे लगता है सफल नहीं हुई है, और मुझे नहीं लगता कि वो सफल होगी आने वाले समय में भी। उनके अंदर ही एक तरह से जो विरोधाभास है उनके अपनी पार्टी में, अपनी टीम में, वो भी हम अक्सर देखते हैं अलग अलग तरह से सामने आता है। तो ये रूस को साधने की कोशिश अब चीन और भारत पर 500% टैरिफ लगाने की, या ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगाने की, मुझे लगता है ये एक तरह से धमकी देने की एक कोशिश है कि ऐसा हो सकता है।
पर ये बिल्कुल मतलब धमकी देने की प्रैक्टिकल कोशिश है नहीं कि है इसको व्यवहारिक करना, तौर मुझे लगता है, और ये उनकी प्रैक्टिकल नहीं अपनी है। टीम भी समझती है। ये उनकी अपनी टीम की समझ। इस पर मैं कौशिक साहब और आहूजा साहब दोनों लोग आप लोगों का कमेंट लूंगा, लेकिन एक सवाल जो अभी स्वर्ण सिंह साहब भी कह रहे थे कि 9 तारीख से पहले पहले कोई ट्रेड डील हो सकता है यहाँ पे। अजय श्रीवास्तव जी, ये ट्रेड डील 9 से पहले जो होने की संभावना जताई जा रही है, आप क्या स्वरूप देख रहे हैं? ये क्या मिनी ट्रेड डील होगी या फिर फुल फ्लेज ट्रेड डील हो सकता है? मिनी होगा तो कहाँ पे जाकर रुक सकते हैं हम लोग? देखिए, तो सारे इंडिकेशंस है कि मिनी ट्रेड डील होगा, अगले कुछ दिनों में अनाउंस हो सकता है। और ऐसा माना जा रहा है कि हमने, इंडिया साइड ने अपनी रेड लाइन के साथ सारा ऑफर दे दिए हैं। ऑफ कोर्स ऑफिशियली कुछ नहीं, बट ऐसा माना जा रहा है कि हमने सारे ऑफर्स दे दिए हैं। अभी अमेरिकन साइड को डिसाइड करना है उनको डील करना है कि नहीं करना है। उनको डील करना है, इस बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इंडिया के बारे में वो हर दूसरे दिन मिस्टर ट्रम्प बात करते रहे हैं, अगर इंडिया से डील नहीं होता है तो 20 और देशों के साथ में निगोशिएट कर रहे हैं, यूके के अलावा कहीं हुआ नहीं है। तो अगर इंडिया से डील फेल होता है तो ये बहुत ही नेगेटिव असर पड़ेगा बाकी देशों के जो निगोशिएशंस हैं। बाकी लोग काफ़ी एम्बोल्डन हो जाएंगे और बात करेंगे रेसिप्रोसिटी की, फेयर डील की, वो सब चीज़ें। मेरे ख्याल से अमेरिकन्स काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, ये देखकर वो डील जो है इंडिया की रेड लाइन को कंसीडर करते हुए, ध्यान में रखते हुए, ये एक मिनी डील जो है बेसिकली टैरिफ कट्स और कुछ चीज़ें कि हमसे ऑयल खरीद लो, ये खरीद लो, वो खरीद लो, इसके साथ में नेक्स्ट 3-4 डेज में एक मिनी डील अनाउंस हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। नेक्स्ट 3-4 डेज में एक मिनी डील अनाउंस हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो अभी स्वर्ण सिंह साहब भी कह रहे थे, शशांक सर ने भी कहा, वो ये कि रूस को बीच में लाने की जो कोशिश है कि रूस के साथ अगर आपने ऑयल खरीदा तो आप पर हम ड्यूटी लगा देंगे, चाहे भारत हो चाहे चीन हो, वो भी 1-2% नहीं 500% ड्यूटी लगा देंगे, जो बिल्कुल अव्यवहारिक सा दिख रहा है। ये कितना संभव होगा? आहूजा साहब और नरेश कौशिक साहब, आप दोनों के पास आऊँगा, लेकिन छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक का समय हो चुका है, ब्रेक के बाद लौटते हैं, फिर तो इस पर चर्चा रखेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि यूएस के साथ ट्रेड डील कैसी हो सकती है और अब तक यूएस में जो हलचल हुई है। नरेश कौशिक जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अब तक ट्रेड डील की बात हो रही थी कि 9 जुलाई से पहले पहले ट्रेड डील कर लीजिए, वरना हम आप पे फिर से टैरिफ वापस से लगा देंगे 26%। लेकिन अब एक नया राग यूएस में छेड़ा है कि अगर रशिया से आपने सामान खरीदा तो फिर आप पर हम आप ड्यूटी लगा देंगे 500%। ये रशिया से सामान ना खरीदने, रशिया को दबाव बनाने के लिए कि यूक्रेन पर वॉर को आप रोकिए, ये कोशिश है। ये कितनी सफल हो पाएगी ट्रम्प साहब की कोशिश? ये बहुत पुरानी कोशिश है, ये कोई नया नहीं है। बीच बीच में भारत पर दबाव पड़ता रहा है। आपको याद होगा जब भारत ने रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम्स खरीदा था, तब भी इस तरह के दबाव डाले गए थे। फिर अमेरिका ने ये सोचा कि नहीं, भारत हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, हमें भारत को अपने पाले में रखना है, इसलिए हम उसको इग्नोर करते हैं। मुझे लगता है इस केस में भी ऐसा ही हुआ है, दबाव की ही कोशिश है। और ये तेल खरीदने के बाद, ये तो आपको बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से चल रहा है, क्योंकि ये तो भारत ने आज ही खरीदना शुरू नहीं किया है। जब से ये यूक्रेन की साथ रूस की लड़ाई हुई है, तब से रूस, चीन और भारत दोनों को बड़ी तादाद में तेल बेच रहा है। लेकिन भारत ने एक तो ये किया कि अमेरिका से भी तेल काफी खरीदना शुरू कर दिया। तो एक तो ये होगा कि भारत जो है अमेरिका से कुछ और तेल और गैस खरीदने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता ये 500% वाली बात, ये प्रेशर वाली बात है। दूसरी बात ये है कि आप ये मत भूलिए कि ट्रंप दरअसल रूस को अपने पाले में करना चाहते हैं। वो पुतिन पर काफी समय से एक तरह से जाल फैला रहे हैं कि वो चीन से अपना दामन छुड़ाए और अमेरिका के साथ जाए, क्योंकि
रूस को भी लगता है कि अंततः चीन उसका दुश्मन है और उसके जो पुराने जो उसके साथ जो संबंध हैं जिनको लेकर कड़वाहट उनकी रही है, चाहे वो पैसिफिक में विवाद हो, चाहे वो अभी हाल ही में एक रूसी एजेंसी की सीक्रेट एजेंसी की एक रिपोर्ट आई है जिसके हिसाब से चीन को रूस अपना एक बड़ा खतरा मानता है। तो अमेरिका इस बात का भी फायदा उठा रहा है और भारत का भी हित तो है ही कि रूस के साथ वो संबंध अच्छे रखे, और भारत का इसमें भी हित है कि अमेरिका के रूस के साथ संबंध सुधरें ताकि चीन को हमें सीधे अकेले लड़ने की जरूरत ना पड़े। अमेरिका भी हमारे साथ हो और परोक्ष रूप से ही सही रूस हमारे साथ हो, कम से कम रूस चीन का उतना करीबी दोस्त ना रहे। तो मुझे ये लगता है ये 500% वाली बात जो है कोई मानने को तैयार नहीं है, ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स है। प्रेशर टैक्टिक है, लेकिन ये आपने बड़ी अच्छी बात कही कि लॉन्ग टर्म में किसी न किसी तरीके से चीन को कैसे आइसोलेट किया जाए, अलग थलग किया जाए रशिया के मुकाबले भी और यूएस के मुकाबले, ये भारत की रणनीति यहाँ पर हो सकती है। आनंद आहूजा साहब, कैसे देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को आप? मैं आपके जो कुछ पैनलिस्ट ने जो बात कही, खासकर मेरे ख्याल से स्वर्ण सिंह ने बात की कि सिर्फ धमकी है और ट्रंप की आदत है धमकी देना, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि अगर हम देखें कि ट्रंप ने जो भी इलेक्शन में अपने वादे किए वो अपनी तरफ से पूरे वो कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं नेटो का जो डिफेंस बजट है जो उनको 3% देना होता है, अगर वो नहीं देंगे तो हम नेटो के साथ जो है कोई अपना समझौता नहीं करेंगे। आज अगर आप देखें नेटो ने 3% नहीं 5% के ऊपर वो एग्री कर गए हैं। अगर उन्होंने ईरान के लिए कहा कि 60 डेज के अंदर अगर आप हमसे नेगोशिएशन नहीं करते हैं तो 61 डे के ऊपर उन्होंने ईरान पे अटैक कर दिया है। तो सिर्फ ये कहना कि ट्रंप साहब सिर्फ धमकी देते हैं, करते कराते कुछ नहीं है, मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूँ। रही बात 500% ड्यूटी लगाने की या नहीं लगाने की, वो बहुत कुछ निर्भर करता है कि 9 जुलाई तक हमारी ट्रेड डील जो है इंडिया के साथ क्या होती है। अगर तो ये ट्रेड डील जो है एक तरह से बैलेंस रही, अगर फेवरेबल हो जाती है तो नथिंग लाइक दैट, लेकिन अगर ये बैलेंस भी रही तो मेरे ख्याल से ये 500% की जो ड्यूटी है इंडिया के ऊपर जो पेनल्टी लगनी है वो नहीं लगेगी। अगर ये किसी वजह से ये ट्रेड डील इंडिया के साथ फेल हो जाती है तो पॉसिबल है 500% नहीं तो कुछ परसेंट जो है वो इंडिया के ऊपर ये एक तरह की पेनल्टी लग जाए। हम इंडिया और यूएसए की ट्रेड की डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन हम इसमें सबसे जो बेसिक मुद्दा है वो हम ये भूल रहे हैं कि 1948 के अंदर जब इंडिया गैट का मेंबर बना या 1995 के अंदर जब इंडिया WTO का मेंबर बना, तो उस वक्त इंडिया की एंट्री इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एज ए डेवलपिंग कंट्री थी। आज इंडिया जो एक डेवलप्ड कंट्री है, तो इंडिया जो टैरिफ का बेनिफिट ले रहा था अभी तक वो एक डेवलपिंग कंट्री की कैटेगरी में ले रहा था। चाइना का भी अगर आप देखें तो चाइना का जो है ट्रेड बेनिफिट, टैरिफ बेनिफिट है, वो चाइना एज ए डेवलपिंग कंट्री ले रहा है। आज चाइना जो है एक दूसरी इकोनॉमी बन गई है, इंडिया जो है तीसरी इकोनॉमी दुनिया की बनने जा रही है, लेकिन टैरिफ के संबंध में ये दोनों मुल्क जो हैं बेनिफिट ले रहे हैं एज डेवलपिंग कंट्रीज। तो मेन जो मुद्दा टैरिफ का जो है, जहां से बात शुरू होती है, हम वो डिस्कस नहीं करते हैं। हम सीधा जो है बीमारी की रूट काज में जाने के बजाय हम बीमारी के जो आज के सिम्टम्स हैं उनको देख रहे हैं। आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने उठाया कि जब ये टैरिफ कंसेशन ले रहे थे उस टाइम डेवलपिंग कंट्रीज थे, अब काफ़ी हद तक हम लोग डेवलप कंट्री हो गए हैं, चाइना ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, तो अभी क्यों इस पे हंगामा करना? शशांक सर। देखिए, ऐसा है कि हम लोग बात करते हैं कि पर कैपिटा जो जीडीपी है वो अभी स्वर्ण सिंह सर, मैं आपके पास नॉमिनल टर्म्स में बहुत कम है, अभी बहुत कम है नॉमिनल टर्म्स में। परचेजिंग पावर में ठीक है, हमारे यहाँ अपने यहाँ काफी लोग आपस में यही माल खरीदते हैं, तो उसमें हिसाब से ठीक है, खुश हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो नॉमिनल टर्म्स में भारत के कई ऐसे गरीब लोग हैं जो खास करके जो हैंडीक्राफ्ट्स में, हैंडलूम सेक्टर में है, एग्रीकल्चर में है, डेयरी एरिया में है, तो जो हमारे बाकी कहा जा सकता है डेवलपिंग कंट्री वाले लोग हैं, अफ्रीका में हो, साउथ एशिया में हो, तो उनकी ऐसा नहीं कहा जा सकता उनकी इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है।
ये बात हो सकती है कि उनको जो है, चूंकि सरकार जो 80% लोगों को आजकल फ्री में वो दे रही है राशन वगैरह, तो दे माइट बी बेटर ऑफ देन द अदर्स। लेकिन ये कहना कि वो बिल्कुल डेवलप्ड कंट्री वाले बन गए हैं, तो ये तो बात ठीक नहीं है। अमेरिका में अपनी इतनी वीकनेसेस आ गई हैं, उनके इतने सारे लोग यहाँ सड़कों पे आके बैठ गए हैं, तो इसलिए उनको बुरा लगता है कि ये जो है भारत के लोग इतना खुश क्यों नजर आ रहे हैं, हमारे लोग तो दुखी हैं। लेकिन दुखी इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने जो है मिडिल ईस्ट में और कई जगहों पर इतनी बॉम्बिंग करी कि उससे उन लोगों को तो नुकसान हुआ ही हुआ, लेकिन खासकर जो लोग इन्वॉल्व थे बॉम्बिंग में, उनका भी दिमाग हिल गया थोड़ा सा, तो वो बेचारे सब के सब सड़कों पे बैठ गए। वो ओपियम के वो हो गए, एडिक्ट्स हो गए हैं इस तरह की दवाइयों के। तो मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत परेशानियां उनकी अपनी है, उसको बाहर के और देशों के ऊपर डालना वो ठीक नहीं है। के लिए माफी मांगूंगा, लेकिन जो है हम थोड़ा डिबेट कर रहे हैं। मेन मुद्दा ये है कि इंडिया के अंदर आज कितने बिलियनर हैं। इंडिया के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, इंडिया एक तीसरी इकोनॉमी पावर है। आप अगर चेरी पिकिंग करेंगे कि ये गरीब हैंडीक्राफ्ट वाले गरीब हैं, आप फिर उनको कंपेयर क्यों नहीं करते हैं? अंबानी और अंडानी कितने बैठे हैं इंडिया के अंदर। आप पूरे कंट्री की वेल्थ देखिए ना। आप अगर कंट्री के अंदर अंडानी अंबानी जैसे आप बिलियनर होते हुए आप ये कहें जी हम अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं या डेवलपिंग कंट्री हैं, तो ये आप किसको किसको धोखा दे रहे हैं? किसको आप ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं? इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आज इंडिया की इकोनॉमी की पोजीशन क्या है? आप टोटल इकोनॉमी देखिए आप इंडिया की। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, आप मेरे से कह रहे आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? जी। पहले तो ये कि अमेरिका की 80,000 जो पर कैपिटा इनकम है उसको 2600 पर डॉलर पर कैपिटा इनकम भारत के साथ कंपेयर करना केवल कुछ लोगों का एक उदाहरण देकर, भारत में 1% जो सबसे अमीर लोग हैं वो 40% से ज्यादा नेशनल वेल्थ उनके पास है। तो क्या हम जो बहुत से दूसरे लोग हैं जो कमजोर हैं उनको भूल जाएं और इस तरह के हम तौर तरीके अपना लें कि हम विकसित हैं? ये मुझे लगता है ये संभव नहीं है। भारत लोकतंत्र देश है, इसमें ये हो ही नहीं सकता कि आप जो आपके पिछड़े हुए वर्ग हैं, कमजोर वर्ग हैं, उनको आप भूल जाएं और ऐसे ट्रेड डील कर लें कि जो आपके इन लोगों को बिल्कुल हाशिए पर लाकर खड़ा कर दें और उनकी लाइवलीहुड्स पर सवाल खड़ा हो जाए। तो मुझे लगता है कि जो आप बात कर रहे हैं डायरी की और एग्री सेक्टर की, वो बिल्कुल भारत मुश्किल है, मानेगा नहीं। भारत का जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएट करने वाला डेलीगेशन है उसने अपनी स्टे एक्सटेंड करी है वॉशिंगटन में। इसका क्या मतलब है कि उनको उम्मीद है कि कुछ ना कुछ इसका तरीका निकलेगा। और दूसरी बात जो आहूजा साहब कह रहे थे कि ट्रंप जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। ठीक है, नेटो ने कहा कि 5% जीडीपी का हम डिफेंस पर लगाएंगे, पर उसके 2 चीजें उसमें समझना जरूरी है। पहला तो ये कि डिफेंस बजट में केवल 3.5 बढ़ोतरी हुई है, बाकी 1.5 जो है वो डिफेंस प्रोडक्शन में होगा जो उनके एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएगा। दूसरा कि ये लागू कब होगा? 2035 में लागू होगा, जब ना ट्रंप होंगे ना ये यूरोपियन नेता होंगे जो आज ये निर्णय ले रहे हैं। ईरान पर भी वैसे ही उन्होंने कहा पहले हमें पता है अली ख़ुमैनी कहाँ है, हम उनको मार सकते हैं पर अभी नहीं मारेंगे, रिजीम चेंज होगा। फिर कहा नहीं, रिजीम चेंज होने से वहां केओस हो जाएगा, हमें मुश्किल हो जाएगी। तो वो हमेशा इधर से उधर बदलते रहते हैं, ये मैक्सिमम प्रेशर है। तो ऐसा नहीं कि जो कहते हैं वो करते हैं, ऐसा नहीं है। ये रिकॉर्ड 100% दुरुस्त नहीं है। आहूजा साहब, आपकी बातों पे लगता है हमारे 1-2 मेहमान और कमेंट करना चाहते हैं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। नरेश कौशिक साहब कुछ बोलना चाह रहे थे। जी, मैं दरअसल आहूजा साहब ने जो कहा कि ये भारत विकासशील अब देश नहीं रहा, डेवलपिंग, ये चीन के बारे में तो आप कह सकते हैं, भारत के बारे में बिल्कुल नहीं कह सकते। भारत आज भी दुनिया की नज़र में विकासशील देश ही है। अगर हमारी अर्थव्यवस्था 4थे नंबर पर है, इससे कोई देश विकसित नहीं हो जाता। भारत सरकार की अपनी नीति के हिसाब से भी 2047 तक जाकर वो विकसित होने का सपना देख रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, अभी तो वो नहीं है। चीन के बारे में आप कह सकते हैं कि चीन काफी विकसित हो गया है, हालांकि चीन भी आर्ग्यू करता है कि वो विकासशील नहीं है। और यही एक वजह है कि भारत अभी भी इस तरह का समझौता, जिस तरह का ट्रेड एग्रीमेंट करने की स्थिति में नहीं है। खासकर एग्रीकल्चर और भारत के एग्रीकल्चर को आप देख लीजिए, अमेरिका की देख लीजिए, कहीं कोई मुकाबला नहीं है।
तो वो कर ही नहीं सकता। भारत कर डेयरी ही एंड नहीं सकता। एग्रीकल्चर वाले मामले पर कर ही नहीं सकता, इसीलिए मिनी एग्रीमेंट की बात हो रही है। हाँ, अजय श्रीवास्तव जी, मैं आहूजा साहब के पास जाऊं, एक कमेंट आपसे भी चाहूंगा। आहूजा साहब ने बड़ा अच्छा डिबेट यहाँ पे छेड़ दिया है कि जब आपको रिबेट दिया जा रहा था ट्रेड में, तब आप विकासशील देश थे, अब विकसित देश हो गए हैं, तो अब रिबेट में कटौती की जा रही, तो हंगामा क्यों बरपा रहे हैं? ओहो, एक्चुअली इसका कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल भी अलग है। देखिए, हम सारे लोग, जो पूरी दुनिया का ट्रेड होता है वो WTO नियमों के अंतर्गत होता है। जब 1995 में WTO बन रहा था तो सारे देशों ने एक कमिट किया कितना वो मैक्सिमम टैरिफ रख सकते हैं प्रोडक्ट के ऊपर। उसको शेड्यूल ऑफ कंसेशंस बोलते हैं। तो और बाउंड टैरिफ, उसके ऊपर हम नहीं बढ़ा सकते हैं। हर देश ने अपना अपना रखा है, इंडिया ने रखा है, अमेरिका ने रखा है। तो आज इंडिया के जो भी टैरिफ हैं, आपको भले ही अधिक लगें, वो सारे के सारे WTO कंपेटेबल है। हमने जो कमिटमेंट दिया था उसके अंदर है हमारे सारे टैरिफ। अमेरिका के जो नए टैरिफ्स आए कंट्री, ये सारे वायलेट करते हैं, तो दे वायलेट WTO। इसमें विकसित विकासशील का कोई चक्कर नहीं है। ये इट इज़ अबाउट द कमिटमेंट्स टेकन एट द WTO। आज अमेरिका उनको वायलेट कर रहा है। इसमें अमीर गरीब कोई बात नहीं, ये सब टेक्निकल इश्यूज हैं टोटली। ये सारे ट्रेड रूल WTO से गवर्न होते हैं। और ट्रंप ऑफ कोर्स उनकी अवहेलना कर रहे हैं, लेकिन ये जस्टिफाई करना कि अब इंडिया बढ़ गया है, विकसित हो गया है, इसलिए टैरिफ नहीं लगे, ये बिल्कुल भी बात अनरिलेटेड है। ये केवल एक ही इसमें मुद्दा है कि WTO कंपेटेबल कौन सा देश है, कौन सा नहीं है। इंडिया है, अमेरिका नहीं है। ठीक ठीक है। अब ऐसा करते हैं कि आहूजा साहब, आपके लॉजिक पे कई सारे कमेंट, काउंटर कमेंट आ चुके हैं। अब आप बोलिए, आप जो बोलना चाह रहे थे। अब मैं दो चीजें कहना चाहूंगा। नंबर एक, आपने बात कही कि इंडिया के अंदर 1% जो है अमीर लोग हैं और सबको उनको कंपेयर नहीं करना चाहिए आवाम से। यही बात अमेरिका के अंदर है। अगर आप बर्नी सैंडर्स की स्टेटमेंट्स देखें तो 1% वॉल स्ट्रीट ओनर्स, दे हैव प्लेंटी ऑफ वेल्थ एज वेल एज मेजॉरिटी ऑफ पीपल, दे जो वो लोग जो हैं वो गरीब हैं। यहाँ तक कि अगर आपने रिजल्ट देखे होंगे न्यूयॉर्क मेयर के इलेक्शन के, डेमोक्रेटिक पार्टी के, जो कैंडिडेट डेमोक्रेटिक पार्टी का जीता है वो एक सोशलिस्ट है। और कल उसकी स्टेटमेंट ये थी कि प्राइवेट हाउसेस को गवर्नमेंट जो है उनको टेक ओवर करे और उनको कम्युनिटी, रशिया के मॉडल के ऊपर, उसको कम्यून बेसिस के ऊपर उसको जो है वो कन्वर्ट करे। तो ब्रांडेड जो है मिस्टर जोशान ममदानी, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के न्यूयॉर्क के मेयर इलेक्ट हुए हैं, बनने जा रहे हैं, और उनका जो कहना है वो ये कहना है कि अमेरिका के अंदर जो है हम सोशलिज्म लेके आएंगे। अमेरिका के अंदर जो है हम ये जो आहूजा साहब, एक जो टेक्निकल पॉइंट अजय श्रीवास्तव जी ने उठाया कि ये डेवलपिंग का मामला ही नहीं है, ये WTO में जो आप लोग कमिटमेंट कर दिए हैं उससे हट रहे हैं। हाँ, समय कम है, इसलिए मैं चाहता हूँ आप इस पर जल्दी से जवाब दें। मैं उसमें भी आ रहा हूँ। देखिए, आप एक चीज को आइसोलेशन में अगर डिस्कस करेंगे तो हम किसी मुद्दे पे नहीं पहुंच पाएंगे। आपको देखना है इन टोटलिटी में क्या है। आपके जितने इंडिया के अगेंस्ट एंटी डंपिंग केसेस हैं, चाहे वो श्रिम्प का केस हो, चाहे वो स्टील का केस हो या सिरेमिक टाइल्स का केस हो, तो वो सारे एंटी डंपिंग केसेस हैं। वो टैरिफ इश्यू है। USA इंडिया का जो एक ट्रेड नेगोशिएशन हो रही है वो सिर्फ इस बात पे नहीं हो रही है कि टैरिफ जो है कितना होना चाहिए, और उसके अंदर भी अगर हम देखें तो जो ज्यादातर इशू हैं वो ऑलरेडी सॉर्ट आउट हो चुके हैं, जैसे आपके पैनलिस्ट ने भी कहा। और जहां तक मेरी को भी इंफॉर्मेशन है कि सिर्फ जो मुद्दा अटका हुआ है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर अटका हुआ है, और उसमें भी जो मेजर 2-3 इशू हैं वो है डेयरी प्रोडक्ट्स, सोयाबीन और कॉर्न, जिसको हम मक्की बोलते हैं। ये 2-3 चीजें हैं जो फंसी हुई हैं। इनके अलावा जो बाकी 95% के करीब जो है इंडिया USA की ट्रेड डील की जो, चलिए अब चूंकि समय कम है और समय कम, शो का भी समय समाप्त हो रहा है, और जो डेडलाइन ट्रम्प साहब ने तय की है वो डेडलाइन का भी समय खत्म होने वाला है 1 हफ्ते के भीतर। तो जब डील हो जाएगी तो एक बार फिर से आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे, डील की समीक्षा करेंगे। लेकिन फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। आवाज़ अड्डा फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।